इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजा महाराजा नहीं होते, वो एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और एक नए सपने को जन्म दिया। ये सवाल असल में एक हकीकत है, एक ऐसा नाम जिसके जिक्र भर से बड़े बड़े सेनापतियों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। तो आखिर कौन थे वो और ऐसा क्या था उनमें कि उस दौर की सबसे बड़ी ताकतें भी उनसे घबराती थीं? चलिए पता लगाते हैं। इसे समझने के लिए ना हमें उस समय के भारत में चलना होगा, 17वीं सदी। सोचिए, एक तरफ उत्तर में मुगलों का विशाल साम्राज्य फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ दक्षिण में आदिल शाही और निजाम शाही जैसी सल्तनतें हैं। आम लोगों के लिए ये एक मुश्किल दौर था। भारी टैक्स, अन्याय और हर तरफ एक डर का माहौल। ऐसा लगता था मानो इन ताकतों को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। तो उनके इस पूरे सफर को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत एक चिंगारी से, फिर तूफान की पहली आहट, उस चुनौती से जो अजेय लगती थी, कैद से एक हैरान कर देने वाली वापसी, स्वराज्य के सपने का सच होना और आखिर में इतिहास में उनकी विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पर एक ऐसे समय में जब चारों तरफ निराशा का माहौल था। लेकिन उनकी परवरिश थोड़ी अलग थी। उनकी मां ने उन्हें सिर्फ लड़ना ही नहीं सिखाया, बल्कि धर्म क्या होता है, न्याय किसे कहते हैं और आत्मसम्मान की क्या कीमत होती है, ये मूल्य भी सिखाए। और बस यहीं से बचपन में ही एक जिद ने, एक संकल्प ने जन्म लिया कि अपनी धरती को इस जुल्म से आजाद कराना है। और अब वो संकल्प पहली बार हकीकत बनने जा रहा था। ये उस तूफान की पहली दस्तक थी जो आने वाला था। सोचिए, जिस दौर में दूसरे राजा बड़े बड़े साम्राज्यों के आगे सिर झुका रहे थे, उस दौर में शिवाजी ने बहुत कम उम्र में ही किले जीतना शुरू कर दिया। तोरणा के किले पर कब्जा उनकी पहली बड़ी जीत मानी जाती है। और ये सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब हालात बदलेंगे। अब देखिए, उनकी सेना कोई बहुत विशाल तो थी नहीं, तो उन्होंने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने अपनाई गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। मतलब आमने सामने की लड़ाई से बचो और अपनी रफ्तार, अचानक हमले करने की ताकत और इलाके की जानकारी का इस्तेमाल करके दुश्मन को वहां चोट पहुंचाओ जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। ये उस जमाने में एक बिल्कुल नई सोच थी। तो ये काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था। पहला, अचानक हमला करो। दूसरा, बिजली की तेजी से अपना काम पूरा करो। और तीसरा, इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए, पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाओ। बेचारा दुश्मन बस यही सोचता रह जाता था कि हमला हुआ कब और कहां से। जाहिर है, शिवाजी की ये बढ़ती ताकत बीजापुर सल्तनत की आंखों में चुभने लगी थी और तब उन्होंने शिवाजी को रोकने के लिए उसे भेजा जिसे उस दौर में अजेय, मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो माना जाता था। ये लड़ाई मतलब किसी भी लिहाज से बराबरी की नहीं थी। एक तरफ शिवाजी महाराज थे अपनी छोटी और तेज तर्रार सेना के साथ, और दूसरी तरफ था अफजल खान, एक बहुत ही अनुभवी, बेहद क्रूर सेनापति जो अपने साथ एक विशाल सेना लेकर आया था। उसका बस एक ही मकसद था, शिवाजी को किसी भी तरह खत्म करना। अफजल खान ने शिवाजी को खुली लड़ाई के लिए उकसाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने रास्ते में गांव के गांव जला दिए, मंदिर तोड़े और आम लोगों में एक दहशत फैला दी। उसका इरादा साफ था, शिवाजी को मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर करना। आखिरकार दोनों के बीच एक मुलाकात तय हुई। उस वक्त तो हर किसी को यही लगा कि बस ये शिवाजी की कहानी का अंत है। भला एक निहत्थे युवा नेता का एक विशालकाय धोखेबाज सेनापति से मिलना मौत को दावत देने जैसा ही तो था। लेकिन शिवाजी कोई आम शिकार नहीं थे। वो एक शिकारी की तरह सोच रहे थे। कपड़ों के नीचे उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था और हाथ में छिपा रखा था वाघनख, बाघ के पंजों जैसा एक खतरनाक हथियार। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने धोखा देने की कोशिश की, शिवाजी ने पलटवार कर दिया और कुछ ही पलों में जो अजेय माना जाता था वो जमीन पर था। अफजल खान की हार के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब भी परेशान हो उठा। कई लड़ाइयां हुईं और फिर एक ऐसा पल आया जब लगा कि शायद शिवाजी का संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो गया है। शिवाजी को आगरा में मुगल दरबार में बुलाया गया और फिर धोखे से उन्हें नजरबंद कर लिया गया। सोचिए, अपने घर से सैकड़ों मील दूर, दुश्मन की राजधानी में और सबसे कड़े पहरे के बीच। इस बार बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था।
लेकिन यहां भी शिवाजी ने अपनी बुद्धि का वो कमाल दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक शानदार योजना बनी। रोज उनके कमरे से मिठाइयों और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजी जाने लगी। शुरू में तो पहरेदार जांच करते थे, पर धीरे धीरे वो इसके आदी हो गए और ध्यान देना बंद कर दिया। और फिर एक दिन शिवाजी खुद एक टोकरी में बैठकर बाहर निकल गए। जब तक मुगलों को खबर लगी, वो बहुत दूर जा चुके थे। इस हैरतअंगेज वापसी के बाद शिवाजी ने अपनी ताकत को फिर से जोड़ा, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ किलों के लिए नहीं थी। अब एक सपना था, एक नए शासन की स्थापना का। उन्होंने एक ऐसे राज की नींव रखी जिसका विचार ही उस दौर में क्रांतिकारी था। स्वराज्य यानी अपना राज। जब हर तरफ बड़े बड़े साम्राज्यों का ही बोलबाला था, तब आम लोगों के शासन का ये विचार एक नई उम्मीद जैसा था। और इसके उसूल क्या थे? किसानों की रक्षा, महिलाओं का पूरा सम्मान, किसी भी धर्म की पूजा की जगह को कोई नुकसान न पहुंचाना, और एक ऐसा प्रशासन जो सबके लिए तेजी से न्याय करे। और फिर साल आया 1674 का, जब वो सपना पूरी तरह से सच हुआ। शिवाजी का राजाभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये उस सपने की जीत थी जो उन्होंने बचपन में देखा था। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर दुश्मन उनसे इतना क्यों डरते थे? क्या है उनकी असली विरासत? देखिए, दुश्मन उनके तलवार से तो डरते ही थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली खौफ उनकी बुद्धि से था, उनके साहस से था, और सबसे बढ़कर अपने लोगों के उस भरोसे से था जो शिवाजी ने कमाया था। दुश्मन ये जानते थे कि वो सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि एक सोच से, एक विचारधारा से लड़ रहे हैं। तो अगली बार जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सामने आए, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि क्या वो सिर्फ एक महान योद्धा थे, या फिर वो न्याय, साहस और आत्मसम्मान की एक ऐसी सोच थे जो आज भी जिंदा है।